जिसके पिता नहीं होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से होता है, यानी कि केवल उसकी माँ होती है और घर में केवल वो लड़का होता है। और ऐसे में जानते हैं कि जब किसी का पति मर जाता है और वो औरत विधवा हो जाती है तो अब जानते हैं कि समाज में उनको किस नज़रों से देखा जाता है। ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उस महिला को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, लड़के को भी काफ़ी परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लड़का तंग आकर थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। वहाँ पर उसकी एक लेडीज पुलिस महिला से जान पहचान होती है, वो उसकी मदद भी करती है। लेकिन मदद के नाम पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे सुनने के बाद आपका भी पुलिस वालों पर से विश्वास उठ जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर में जिसके हाथ में हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही अगर भक्षक बन जाए तो हम उम्मीद और मदद की गुहार कहाँ लगाएंगे। तो ये जो घटना है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक घटना है और काफ़ी ज़्यादा असहनीय घटना है, जिसे सुनने के बाद वैसे ही बेचारे जो लड़का था वैसे ही हालात से मारा था, पिता नहीं थे, समाज के ताने बाने से वैसे ही परेशान था, किसी तरह करके अपनी जिंदगी वो चला रहा था, दाल रोटी खा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसे सुनने के बाद उनकी जो पूरी दुनिया है वो सब कुछ बिखर जाती है। तो इस कहानी को दोस्तों पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शक्तिका, नमस्कार, हाजिर मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया कीजिए। कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर से हैं, किस जिले से, नाम अवश्य लिखा करें ताकि हम कमेंट में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले कस्बे का भी नाम लिया करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बताना। तो चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का एक जिला लगता है रोहतास। रोहतास में ही रौनक, जिसकी उम्र 20 साल की होती है और जो अपनी माँ के साथ रहता है, माँ का नाम मालती देवी होता है। और रौनक के जो पिता थे वो साल पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उस टाइम रौनक की उम्र, जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो रौनक की उम्र 10 साल की रहती है और रौनक छोटा रहता है, माँ विधवा हो जाती है। ऐसे में वो लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करके अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है और इसी तरह उनकी जिंदगी बीत रही थी। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी अगर विधवा हो जाती हैं, उसके पति नहीं होते हैं तो समाज में कोई उनको भी अच्छी नजरों से नहीं देखता है। ऐसे में रौनक की मम्मी को कोई भी अपनी शादी ब्याह में या किसी भी शुभ मौके पर नहीं बुलाता था। हर कोई इनको अपशगुन मानता था और ना ही इनके घर में कोई आता था। कोई उनके जो पड़ोस के लोग होते आए दिन उनसे झगड़ा करते, मारपीट करते। अब ये बेचारी गरीब थे और उनके घर परिवार में कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। बेटा छोटा होता है और इसी तरह करके ऐसे ही लोगों की मार पिटाई, गाली खाकर मालती देवी अपने बेटे को पालती हैं, लोगों के घर का बर्तन मांजती हैं। समाज के ताने बाने सहकर वो अपनी जिंदगी इसी तरह काट रही थी। भगवान ने वैसे उनके ऊपर इतना बड़ा दुख दे दिया था तो ये दुख तो बहुत ही छोटा था। ऐसे में वो सब कुछ सह जाती हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। जब हमारे भाग्य में पति का सुख नहीं था तो क्या है, ये गाली देते हैं, हमें मारपीट लेते हैं, हम गरीब हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही मालती देवी सबको सह के अपनी जिंदगी काट रही थी। देखते ही देखते जो लड़का है वो भी बड़ा हो रहा। जो लड़का है वो 20 साल का हो जाता है। अब 20 साल के होने के बाद से वो भी इधर उधर कुछ काम करने लगता है और दुकान पे सिटी का वो काम सीखने लगता है और कुछ पैसे भी उसको मिल जाते हैं। तो अब वो माँ बेटे दोनों कमा रहे थे और अब उनकी जो जिंदगी थी वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर थी। रौनक अपनी माँ में पूरी दुनिया देखता है। रौनक अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और माँ भी अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों की एक दूसरे में ही दुनिया और जान बसती थी। उधर जो पड़ोस वाले थे बात में मालती चौहान को गाली देते, कभी पीट भी दिया करते। लड़का कुछ विरोध करता तो लड़के को भी मार दिया करते। ऐसे ही करते करते लड़का एक दिन बहुत ज्यादा तंग आ जाता है कि आखिर में कब तक उसकी माँ ये सब सहेगी और वो क्यों इतना अपमान सहेगा। आखिर में उसका कसूर क्या है कि वो गरीब है या उसके पिता नहीं है, इस वजह से इसका कसूर है। अब लड़का सोचता है कि नहीं, वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और अपने लिए इंसाफ मांगेगा। लड़का जिला रोहतास के थाने में पहुंचता है और थाने में जाकर मिला मैडम को सारी बात बताता है कि
कि मैडम मेरी माँ के साथ ऐसा होता है, मेरी माँ को लोग अपशकुन समझते हैं, चलिए ये ठीक है, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता है, कोई उनको अपने घर नहीं बुलाता है, यहाँ तक कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ को लोग जबरदस्ती झगड़ा करते हैं, उनको पीट देते हैं, मुझसे भी जबरदस्ती लड़ाई करते हैं और मुझको भी अक्सर पीट दिया करते हैं। मैडम मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, मैं कब तक ये सब सहूंगा? आखिर में मेरा जुर्म क्या है? क्या मैं गरीब हूँ या इस वजह से ऐसा है? क्या मेरे पिता नहीं है इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्या जिसके पिता नहीं है उसको समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम आप उनके खिलाफ FIR लिखिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। उर्मिला मैडम कहती है कि देखो छोटी छोटी बात पर FIR क्यों दर्ज कराना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उनसे बात करती हूँ, उनको धमकाती हूँ। अब उर्मिला मैडम रौनक को लेकर उसके पड़ोस में जाती हैं, जो पड़ोस वाले उसको परेशान करते हैं। अब वो पड़ोस वालों को खूब डांटती हैं, धमकाती हैं, अगर तुम लोगों ने अब से इस लड़के को परेशान किया या इसकी माँ को परेशान किया तो हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। अब वो लड़के भी, होता भी कुछ ऐसा ही है, वो लड़के पुलिस की डांट से डर जाते हैं। कहते हैं कि पुलिस का डर ऐसा होता है जो हर किसी के अंदर होता है और होना भी चाहिए, हमें पुलिस से डरना चाहिए। अगर हम जब तक पुलिस से डरेंगे तब तक हम कोई अपराध नहीं करेंगे। तो इसी तरह वो डर जाते हैं और काफी दिन तक ना उस लड़के को ना उसकी माँ को वो परेशान करते हैं और लड़के की जो जिंदगी है बहुत ज्यादा अच्छी चलने लगती है। अब जो उर्मिला मैडम है फिर लड़के का नंबर ले लेती हैं और लड़के को अपना भी नंबर देती हैं कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो मुझे फोन कर देना। अब लेकिन उर्मिला जो मैडम है वो लड़के को अक्सर फोन करती और किसी न किसी काम से उसको बुलाया करती। समझता है कि मैडम ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। अब जब भी वो रौनक को किसी काम से उर्मिला मैडम बुलाती तो वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता। अब ऐसा ही देखते देखते उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। एक दिन उर्मिला मैडम रौनक को फोन करती है, कहती है रौनक मुझको बाहर जाना है और मैं अकेली हूँ तो तुम एक काम करो मेरे साथ बाहर चलो। अब रौनक जो है कहता ठीक है मैडम मैं आपके साथ चलूंगा। अब रौनक अपनी मैडम के साथ चला जाता है, तभी वहां पर जाता है तो रात हो जाती है। उर्मिला कहती है कि देखो रात हो गई है तो चलो तुम मेरे कमरे पे ही रुक जाओ, ऐसे में तुम इतनी रात को जाओगे तो हो सकता है पड़ोस वाले तुम्हें रात का अंधेरा देखकर तुम पे हमला कर दे, तुमसे मार पिटाई करे। और रौनक को भी ये बात सही लगती है और वो उर्मिला मैडम के ही घर रुक जाता है और फिर खाना पीना दोनों खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद से रौनक सो जाता है। उर्मिला जो है फिर रात के 12 बजते हैं, उर्मिला उठती है और रौनक को जगाती है। रौनक नींद से उठता है और देखता है तो देखने के बाद बिल्कुल वो बहुत चक्का रह जाता है। वो देखता है कि उर्मिला जो है ऐसी हालत में है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। रौनक को उठाती है और उसके बाहू में लिपट जाती है। रौनक कहता है कि मैडम आप ये सब क्या कर रही हैं? कहती है कि देखो मैं तुमको ये बात बताने वाली थी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रौनक की बात सुनता है और फिर जब उसको वो यहाँ बात छूने लगती है तो रौनक का जो मन है वो भी कुछ ज़्यादा विचलित हो जाता है। रौनक उसको रोक नहीं पाता है, रौनक भी खुद को रोक नहीं पाता है और वो मैडम से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोनों रात भर एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब फिर क्या था, दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते और शारीरिक संबंध बनाते। अब इधर जो रौनक है, रौनक को ये सब भी अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही करते करते 6 महीना बीत जाता है। फिर उर्मिला मैडम रौनक से कहती है कि रौनक मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो हम लोग शादी कर लें। रौनक अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा हम लोग गरीब हैं और जो तुम्हारी मैडम है वो पैसा कमाती है, सरकारी नौकरी है, तुम गरीब हो और ऐसे में जो रिश्ता है तो बराबर के लोगों में ही अच्छा लगता है। अभी तो सारी चीजें शुरुआत में अच्छी लग रही है लेकिन आगे चलकर ये चीजें सही नहीं होंगी, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा। वो अपने बेटे को समझाती है लेकिन जो उसका बेटा है कहीं ना कहीं उर्मिला के प्यार में पागल हो चुका था। अब वो मंदिर में जाकर उर्मिला और रौनक दोनों शादी कर लेते हैं। रौनक से कहती है कि देखो रौनक अब तुम मेरे साथ ही रहो। रौनक कहता है कि मम्मी घर पर अकेली रहती है, मैं उनको भी साथ रखना चाहता हूँ। उर्मिला कहती है कि देखो अभी मैं इस शादी को शो नहीं करना चाहती हूँ वरना हमारी बेइज्जती होगी। कुछ वक्त बीतने दो, कुछ वक्त के बाद तुम्हारी मम्मी को भी साथ रख लेंगे और तब तक मैं सब लोगों को तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। और रौनक को भी ये बात ठीक ही लगती है। अब रौनक जो है अपनी माँ से दूर रहने लगता है और वो उर्मिला के साथ ही रहने लगता है। ऐसा ही एक दिन उर्मिला रौनक से कहती है रौनक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, रौनक तो मुझे कुछ पैसे इंतजाम करके दे दो। उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था, कुछ डिमांड की थी, तो जो रौनक है काफ़ी ज़्यादा खुददार लड़का था। अब ऐसे में अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और उसके पास ना जॉब थी वैसी कि
और ना ही उसके पास इतने पैसे थे। अब वो जिस घर में उसकी माँ रहती थी उसी घर को वो बेच देता है और उस बेचकर वो जो पैसे हैं 10 लाख रुपए वो अपनी पत्नी उर्मिला को दे देता है। उर्मिला कहती है कि बस इतने ही पैसे का इंतजाम हो पाया। रौनक कहता है कि हाँ, इतने ही पैसे का इंतजाम हो पाया और मैंने जो अपनी ज़मीन है उसको बेचकर तब मैंने ये पैसे का इंतजाम किया है। उर्मिला कहती है कि चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ, इतने में ही मैनेज करती हूँ। रौनक कहता है कि मैंने ये ज़मीन बेच दी, अब मैं सोच रहा हूँ कि माँ को अपने साथ रख लूँ। फिर उर्मिला कहती है कि देखो रौनक, अभी अपनी माँ को तुम वहीं रहने दो, अपनी शादी का अनाउंस भी सबके सामने करूँगी और एक रिसेप्शन रखूँगी जिससे लोगों को पता भी चल जाएगा। उसके बाद से तुम अपनी माँ को साथ लेकर आना, तो हम तीनों लोग साथ साथ रहेंगे। मैं सोचता है कि जैसे मैंने इतने दिन इंतजार किया, अब ऐसे कुछ दिन और ही सही, वो अपनी शादी के रिसेप्शन का इंतजार करने लगता है। तभी एक दिन उर्मिला अपना फोन जो है वो घर पर ही छोड़कर चली जाती है। उर्मिला के नंबर पर एक फोन आता है और वो फोन रौनक उठाता है तो देखता है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची फोन पर कह रही है कि माँ, आप क्या बात है, आप मुझे बहुत दिन से फोन नहीं कर रही हैं। रौनक ये बात सुनता है तो कहता है कि बेटा, ये आपकी मम्मी का नंबर नहीं है, ये हाँ हमारी पत्नी का नंबर है जो ये नंबर छोड़कर चली गई है। रौनक से कहती है कि नहीं, ये मेरी मम्मी का नंबर है और मैं अक्सर इसी पर मैं फोन करके अपनी मम्मी से बात किया करती हूँ। और रौनक ये भी बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। फिर उसको सारा खेल समझ में आने लगता है कि आखिर में वो अपने रिश्ते को क्यों सबसे छुपा कर रखती है, क्यों वो रौनक को भी छिपा कर रखती है, क्यों वो नहीं चाहती है कि इस रिश्ते के बारे में भी किसी को पता चले, क्योंकि ऑलरेडी उर्मिला पहले से शादीशुदा है और उसने उसकी जमीन बिकवा दी और 10 लाख का उसने उसको चूना भी लगा दिया। अब वो शाम होने का इंतजार करता है कि उसकी पत्नी ड्यूटी से लौटे तब वो अपनी पत्नी से बात करे। उर्मिला अपनी ड्यूटी से लौटती है तो रौनक उससे पूछता है, हाँ तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारा एक पति है। उर्मिला कहती है कि ठीक है, तुम सब कुछ जान ही गए, हाँ मेरा पति है और मेरी बेटी है, क्या कर लोगी तुम। रौनक पूछता है कि अगर आप पहले से शादीशुदा थी तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की और आपने मेरी जमीन भी भिजवा दी। उर्मिला कहती है, तुम मेरे जिस्म के साथ इतने दिन तक खेलते रहे तो उसका कुछ तो तुम्हें भरपाई देनी ही पड़ती, तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना मैं अपने जिस्म से खेलने दे रही थी। अब रौनक सारी बात समझ चुका था। अब फिर वो उर्मिला से कहता है कि मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी 420 की है, आपको क्या लगता है आपको मैं सजा दिला कर रहूंगा और अपनी जमीन आपसे लेकर रहूंगा। उर्मिला जब ये बात सुनती है तो उसे लगता है कि ये तो मैं बहुत बड़े झमेले में फंस गई हूँ। फिर उर्मिला एक प्लान बनाती है और कहती है कि यार, मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया, मैं अपने पति से तलाक लेने वाली हूँ क्योंकि जो मेरा पति है उससे मेरी बनती नहीं है, मेरे पति का किसी और से चक्कर चल रहा है। जो रौनक रहता है उसकी उम्र बहुत कम रहती है तो वो बहुत भोला भाला रहता है, वो उर्मिला के बहकावे में आ जाता है। अब जो उर्मिला है उसको खाना खाने के लिए बाहर होटल में लेकर जाती है, दोनों खाना पीना खाते हैं, लेकिन रौनक इस बात से अनजान था कि उसी खाने में उर्मिला जो है उसको नींद की गोली दे देती है और उसके बाद से दोनों खाना पीना खाकर घर आते हैं और रौनक बिल्कुल नींद की हालत में सो जाता है। तभी उर्मिला उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक झाड़ी में ले जाकर फेंक देती है। वहां से जब लोग गुजरते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति की लाश झाड़ी में पड़ी हुई है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश की पहचान करती है तो पता चलता है कि रोहतास जिले का ही रहने वाला ये लड़का है और इसकी माँ का नाम मालती है और ये जो अपनी माँ के साथ अकेले रह रहा था। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और इसकी माँ से पूछते हैं कि आखिर में आपके बेटे की हत्या कौन कर सकता है। माँ कहती है कि हमारे पड़ोस में किसी से बनती नहीं थी, इसके खिलाफ मेरे बेटे ने FIR भी दर्ज करा रखी थी। अक्सर मेरे पड़ोस वाले हमसे लड़ाई झगड़ा मारपीट किया करते थे, लेकिन पुलिस वाले ये सोचते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई लड़के की हत्या नहीं कर सकता है। फिर उसकी माँ बताती है कि उर्मिला मैडम के साथ ही ये कुछ दिनों से रह रहा था। अब पुलिस वालों का डाउट उर्मिला के ऊपर जाता है। अब उर्मिला से वो पूछताछ करते हैं, वो जानती थी अगर उसने सच नहीं बताया तो पुलिस वाले के वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उससे सारा सच उगलवा ही लेंगे। अब जो उर्मिला है वो सारा सच अपना बता देती है कि उसी ने उसकी हत्या की। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा।